नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के बारे में, अर्थात हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अर्थात प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में हमारे चैप्टर का नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में। आप जानते हो दोस्तों 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद। तो प्राचीन वेद के बारे में आज हम जानने वाले हैं भाई। ये हमारा प्राचीन वेद सबसे कौन सा है? तो आप कहेंगे ऋग्वेद। हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप कहेंगे ऋग्वेद है। इसके अलावा दोस्तों सबसे नया वेद कौन सा है? तो आप कहेंगे अर्थववेद। अर्थववेद जो है वो सबसे नया वेद है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं प्यारे साथियों? आपका जवाब आना चाहिए सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद और चौथे नंबर पर आता है आपका अर्थववेद। तो प्यारे साथियों आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद की आखिर जो ऋग्वेद है इसकी स्थापना कौन से काल में हुई थी, तो आप बताओगे वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में भी पूर्व वैदिक काल के दौरान। आपको पता है वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, यह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। और वो 2 वैदिक काल कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो काल है इसको कहा जाता है पूर्व वैदिक काल। जबकि दूसरा आपका जो है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है। प्यारे साथियों उत्तर वैदिक काल में हमारे 3 ग्रंथों कौन कौन से? आप कहेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद की क्या हुई है? रचना हुई है या उत्पत्ति हुई है, ये कह सकते हो आप। जबकि बात करें हमारे ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है भाई हमारे पूर्व वैदिक काल में। अब दोस्तों यहां से आपको जानना जरूरी है कि आखिर ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है या इसके जो संकलन करता है वो कौन है। तो आप याद रखेंगे ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। आप दोस्तों वेदव्यास जी के नाम से इनको याद रखें, ये काफी है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से वेदव्यास पे टिक करके आ सकते हो। तो प्यारे साथियों वेदव्यास जी ने संकलन करता है ये किसके? ऋग्वेद के। आपको याद रखना है इसमें कभी भी पूछ लिया जाए ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी है। प्यारे साथियों मंडल एक प्रकार से हो गया आपके जैसे चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर्स की संख्या अर्थात मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। अष्टकों की संख्या पूछ ली जाए अष्टक कितने हैं इसके अंदर, तो आप कहेंगे 8 अष्टक हैं भाई। जबकि शाखाएं इसकी ब्रांचेस कितनी है? तो आप कहेंगे 5 ब्रांचेस हैं इसकी, 5 इसकी शाखाएं हैं भाई। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में अवश्य आई होगी। प्यारे साथियों इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सूक्तों की संख्या, कि सूक्त कितने हैं। हमारा जो ऋग्वेद है ऋग्वेद के अंदर सूक्तों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों आप कहेंगे 1028। ये सारे की सारी बातें मैं चाहता हूं कि आपको तुरंत अभी के अभी याद हो जाए। तो कैसे याद रखेंगे? जरा फटाफट रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे भाई, साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे और साथ साथ इनको जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे। अभी के भी याद हो जाएगा सारा का सारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है इससे। आप किसी भी एग्जाम को क्यों ना दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई भी आपका कोई भी परीक्षा हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। ऋचाओं की संख्या कह लीजिए या फिर मंत्रों की संख्या कह लीजिए। मंत्र कितने हैं? आप कहेंगे 10,532। प्यारे साथियों कई बुकों में इसको दे रखा है 10,462 या फिर कई में दे रखा है 10,562। ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास ये 10,000 से लेकर के 11,000 के बीच में रहने वाली है। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, कभी भी पूछ लेता है मंत्रों की संख्या, ऋग्वेद के अंदर मंत्रों की संख्या कभी भी पूछ लेता है। तो प्यारे साथियों आप याद रखिए जो ऑप्शन आपके पास होंगे उसमें 10,000, 4,000, 8,000 या फिर 20,000 या फिर 28,000, कुछ इस टाइप से आपके ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे जो 10,000 के आसपास वाले होंगे कोई भी एक आंकड़ा इनमें से याद कर लीजिए और वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी। प्यारे साथियों आप याद रखेंगे सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋचाओं की संख्या कितनी है यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,532। जबकि शाखाएं कितनी है? 5। और अष्टकों की बात करें तो 8 और मंडलों की बात करें तो अपने पास 10 मंडल हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ऋग्वेद की। अच्छा जी, ये जो हमारा सूक्त है यानी कि जिसमें 1028 है, 1028 में भी 1017 को तो कहा जाता है साकल। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? साकल कहा जाता है। जबकि 11 को कहा जाता है बाल खिले। क्या कहा जाता है? बाल खिले। ये बहुत ज्यादा डीपली हो जाता है, हालांकि क्वेश्चन इससे बनता नहीं है लेकिन चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, यानी बन भी सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए साकल कितने हैं? 1017, जबकि बाल खिले कितने हैं इसके अंदर? 11 हैं। अच्छा, कभी भी पूछ लिया जाए जो ऋग्वेद है उसके अंदर शब्दों की कितनी संख्या है?
शब्दों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहना चाहिए शब्दों की संख्या है 1.5 लाख। कितनी है भाई? 1.5 लाख। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं या वो जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है होत्रा। होत्रा कह लीजिए या फिर होता कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्रा कहा जाता है। होत्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बात करते हैं, याद रखिए बच्चों, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है आपकी वैदिक सभ्यता के दौरान, उसमें भी पूर्व वैदिक काल के दौरान, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के अंतर्गत। और बात करें इसके संकलनकर्ता कौन है तो आप याद रखेंगे वेदव्यास जी हैं। जबकि मैंने आपको बताया मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। अष्टक इसके अंदर 8 है, शाखाएं इसके अंदर 5 हैं। मैंने आपको बताया सूक्तों की संख्या इसमें 1028 है। ऋचाएं अर्थात मंत्र इसके अंदर कितने हैं? 10,532 है प्यारे साथियों। इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो सूक्त हैं इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? साकल 1017 है, जबकि बाल किलो की बात करें तो 11 है। इसके अलावा मैंने आपको बताया शब्दों की संख्या इसके अंदर 1.5 लाख है। 1.5 लाख शब्द किसके अंदर है भाई? ये है आपके ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको कहा जाता है होत्रा या फिर होत्र। अब कौन से मंडल में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में बात करेंगे। आपने सबने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र किसमें लिखा हुआ है प्यारे साथियों? आप याद रखेंगे तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये कौन से देवता को समर्पित है ये भी आपको पता होना चाहिए, सूर्य देवता को। सीधा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। प्यारे साथियों ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किसने की है? तो आप याद रखेंगे विश्वामित्र जी के द्वारा, ऋषि विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है प्यारे साथियों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। चौथे मंडल की बात करें, चौथे मंडल में भैया कृषि के बारे में बात की गई है, यानी कृषि का जिक्र आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे ऋग्वेद के चौथे मंडल में। इसमें दोस्तों पृथुवेन्य के बारे में बताया गया है, पृथुवेन्य पुरुष के बारे में बताया गया। कौन है पृथुवेन्य पुरुष? तो आप याद रखेंगे पृथुवेन्य पुरुष जो है वो भारत के पहले क्या कहलाते हैं? भारत के पहले जो है वो कृषि इंजीनियर कहलाते हैं। जो हमारा वैदिक काल था उसके दौरान अगर किसी को भी कृषि का अच्छा ज्ञान था तो वो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप याद रखेंगे पृथुवेन्य जी। इनको ही भारत का पहला कृषि इंजीनियर भी कहा जाता है। अच्छा, तीसरा मंडल आपने याद रखा, चौथा आपके पता चल गया आपको इसमें कृषि के बारे में जिक्र है। जब दोस्तों बात कर लेते हैं सातवें मंडल के बारे में। सातवें मंडल के बारे में आप याद रखेंगे इसमें जो है वो 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राज्य कह लीजिए, 10 राज कह लीजिए, एक ही बात है। 10 राजाओं के साथ में एक युद्ध का इसमें, एक राजा का इसमें युद्ध हुआ है, उसके बारे में इसमें वर्णन है। तो यह कहां से मिलेगा आपको? 7वें मंडल से मिलेगा प्यारे साथियों। विश्वामित्र जी का, यह भी कहा जा सकता है विश्वामित्र जी का सीधा युद्ध हुआ है किसके साथ में? आप कहेंगे ऋषि वशिष्ठ के साथ में। चलिए, इसमें जीत किसकी होती है? ऋषि वशिष्ठ की इसमें जीत होती है। और जो हमारे विश्वामित्र जी हैं वो 10 राजाओं को इकट्ठा करके एक राजा के साथ में उनका युद्ध करवाते हैं और उसके पश्चात वो हार जाते हैं। तत्पश्चात भी ऋषि वशिष्ठ इसमें जीत जाते हैं प्यारे साथियों। 8वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है? हस्तलिखित रचनाओं, हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखी गई रचनाओं का वर्णन किसमें मिलेगा? आपको यह मिलेगा 8वें मंडल में। और कभी पूछ लिया जाए इसको क्या कहा जाता है? जो 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आप याद रखेंगे इनको कहा जाता था खिल। क्या कहा जाता था? इनको खिल कहा जाता है, आज भी खिल कहा जाता है। 9वें मंडल की बात करें तो सोम देवता का इसके अंदर जिक्र आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कभी भी पूछ लिया जाए सोम देवता का जिक्र किस मंडल में है तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहेगा 9वें मंडल में। एक बात आपको अच्छी तरह से बता देता हूं, याद रखना है प्रत्येक मंडल, जितने भी मंडल हैं सभी मंडलों में, यानी 10 के 10 मंडलों में अगर कभी भी कोई मंत्र शुरू हुआ है तो सबसे पहले अग्नि देवता के नाम से उसे शुरू किया गया है। यह ऋग्वेद की एक खासियत है। तो चलिए प्यारे साथियों बात कर लेते हैं 10वें मंडल के बारे में। 10वां मंडल सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई क्यों है ऐसा मोस्ट? है तो आपको याद रखना है इसमें भैया, इसमें जाति व्यवस्था बताई गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथियों आप बताओगे यह आपका 10वां मंडल है। और 10वें मंडल में इंसानों को 4 भागों में यानी कि 4 जातियों में डिवाइड किया गया है। वो जातियां कौन कौन सी है? नंबर 1 आप याद रखेंगे ब्राह्मण, ये सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का काम इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का काम शिक्षा देने का होता है। यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे।
उसके बाद बताया गया है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करने का, यह आप याद रखेंगे। तीसरा बताया गया है वैश्य। वैश्य कह लीजिए बनिया, और बनिए का काम है व्यापार करने का। जबकि चौथा शूद्र के रूप में यह है आपका कारीगर। इसमें जितने भी कारीगर हैं वो सारे के सारे इस वाले जाति में आ जाते हैं। तो भैया ये 4 प्रकार से जाति व्यवस्था को इसमें बांटा गया है। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के उपदेश हैं, ये उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है भाई। ऋग्वेद के उपवेद को कहा जाता है आयुर्वेद। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, आप याद रखेंगे, आयुर्वेद कहा जाता है। और ये वो समय है जब लोहे की क्या हुई थी, खोज हुई थी। यानी लोग जो है वो लोहे का प्रयोग करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो आप याद रखेंगे लोहे की खोज कौन से काल में हुई है, तो आप कहेंगे भाई वैदिक सभ्यता के दौरान, वो भी पूर्व वैदिक काल में। तंबाकू का ज्ञान नहीं था इस टाइम पर लोगों को, खोज तो हो गई थी तंबाकू की। आपको पता है ना तंबाकू का ज्ञान इंसानों को कब हुआ, यानी भारतीयों को कब हुआ, तो आप कहेंगे यूरोपियन जब भारत में आए, यूरोपियन पुर्तगाली जब भारत में आए तो उन्होंने आकर के भारत में लोगों को तंबाकू की खेती करना सिखाया। उससे पहले तंबाकू होता था लेकिन लोगों को पता नहीं था तंबाकू का। और आज देखो हर जगह हर चौथा व्यक्ति जो है वो गुटखा पान का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। ये सारी की सारी बातें जो है बड़ी संबंधित थी आपके ऋग्वेद से। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे हम उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में हमारे 3 ग्रंथों की रचना हुई है, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। इनके बारे में जिक्र कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दमदार वीडियो के साथ।